में कोरोना के 20.66 लाख से ज्यादा टेस्ट कर बनाया रिकॉर्ड। देश में कोरोना के 2,57,000 से अधिक नए मामले। पिछले 24 घंटों में 3,57,630 मरीज उपचार करवाकर हुए स्वस्थ। कोविड-19 टीके की 19.33 करोड़ से अधिक खुराक लगाई गई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आहट। भारतीय तटरक्षक बल ने देश के तटवर्ती राज्यों से अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा। ओडिशा के तटवर्ती जिले हाई अलर्ट पर। और नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव का किया ऐलान। शेर बहादुर देउवा और केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद के उनके दावे को किया खारिज। इजराइल फिलिस्तीन पर अमेरिका ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के हल की वकालत की। संघर्ष विराम का किया स्वागत। इजराइल और फिलिस्तीन के बेहतर भविष्य को उपायों पर की चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को समर्थन जारी रखने की बात कही। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो 3 कृषि कानूनों पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा में किसानों के 40 संघ शामिल हैं। एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात की थी। 26 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। मोर्चा ने अपने बयान में कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान नहीं चाहते हैं कि कोई भी महामारी की चपेट में आए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में कोविड अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में ब्लैक फंगस का फैलाव रोकने के एहतियाती उपाय करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति गठित करने और एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने को भी कहा है तथा अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस की स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कोरोना मामलों की कमी को देखते हुए 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रह सकते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और 1 जून से कुछ पाबंदियों को हटाया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही अनलॉक 1 को लेकर दिशा निर्देश जारी करेगी। मैंने अलग अलग की चर्चा में आप लोगों से कहा कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। जो जिले सिंगल डिजिट में है उनके बारे में मैं आज अलग भी चर्चा कर लूंगा। क्या वहां कुछ चीजें उसके पहले भी हम खोलने का फैसला ले सकते हैं, मैं बाद में चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में मरीजों से उनका हालचाल जाना। इसके साथ उन्होंने राज्य में कोविड स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कर्नाटक में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। विशेषज्ञों की राय पर 7 जून की सुबह 6 बजे तक सख्त प्रतिबंधों को बढ़ाया गया। साथ ही कर्नाटक सरकार ने सरकारी जिला अस्पतालों में ब्लैक फंगस मरीजों का मुफ्त इलाज करवाने का फैसला लिया है।
केरल में लॉकडाउन को 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और त्रिशूर में ट्रिपल लॉकडाउन आज से वापस ले लिया गया है क्योंकि पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। वहीं मल्लपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन जारी रहेगा। गोवा में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी दी। गोवा में मामले बढ़ने के कारण 9 मई से 23 मई तक गोवा में राज्य स्तरीय कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। गोवा में कोविड-19 महामारी की तीसरी संभावित लहर की चुनौती से निपटने के लिए 15 सदस्यीय विशेष कार्यदल और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। एसटीएफ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे इसके उपाध्यक्ष होंगे। लद्दाख में लेह और कारगिल जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। लेह में 14 दिन जबकि कारगिल में 7 दिनों के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कल भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में 67,625 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जबकि संक्रमण दर कम होकर 5.6% पर आ गई है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक कोविड-19 टीके की 19,33,72,819 खुराक लगाई जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 14,58,895 वैक्सीन लगाई गई। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड-19 टीके की खुराक उपलब्ध कराकर मदद कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने अब तक कोविड-19 टीके की 21 करोड़ से अधिक खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई है। अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1.60 करोड़ वैक्सीन डोज मौजूद हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,57,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,57,630 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 29,23,400 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,194 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,95,525 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना के कुल 32,64,84,155 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से कल कोरोना के लिए 20,66,285 सैंपल टेस्ट किए गए। देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेलवे का प्रयास लगातार जारी है। कर्नाटक में 120 मीट्रिक टन तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन लेकर 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच गई है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में थी, जिसमें लोको पायलट और सहायक लोको पायलट दोनों महिलाएं हैं। ओडिशा से 128.66 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर केरल में दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच गई है। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन यहां के वल्लारपदम टर्मिनल पर पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए केरल को अब तक 246.56 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा चुकी है। रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कोरोना महामारी के दौरान भारत को दी गई सहायता के लिए रूस का आभार जताया है और कहा कि रूस के कोरोना टीके स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में अगस्त महीने से शुरू होगा। और साथ ही उन्होंने सितंबर 2000 अक्टूबर तक 85 करोड़ टीकों के उत्पादन होने की उम्मीद जताई है। रूस में भारत के राजदूत ने कहा कि पूरी दुनिया में बनने वाले स्पुतनिक टीके का लगभग 65 से 70% उत्पादन भारत में होगा। I also use the occasion to convey my gratitude to the Russian side for the support that Russia, the Russian government, the Russian people have provided for the very difficult phase of the COVID pandemic that India is presently experiencing. As you know, Sputnik V vaccine is already registered in India. The first doses of vaccine have already been supplied by the Russian side to India, and this will gradually be increased in May, June and July. Finally, more than 65 to 70% of Sputnik vaccine produced anywhere in the world will be from India. सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। एयरलाइंस के डेटा सेंटर पर साइबर हमला हुआ था, जिसके जरिए डेटा चोरी हुआ।
ये हमला इसी साल फरवरी का है, लेकिन एयर इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी अब दी है। कंपनी ने बताया है कि इस साइबर हमले में यात्रियों की पर्सनल जानकारी चुराई गई। इसमें करीब 45 लाख यात्रियों का डेटा चुराया गया है। इनमें देश और विदेश के यात्री शामिल हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि यह साइबर हमला अगस्त 2011 और फरवरी 2021 के बीच हुआ है। एयर इंडिया ने बताया कि साइबर हमले की जानकारी मिलते ही तुरंत इसकी जांच की गई। हमले से प्रभावित सर्वरों को सुरक्षित किया गया। साथ ही क्रेडिट कार्ड धारी कर्ताओं से संपर्क किया गया, उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है। एयर इंडिया FFP प्रोग्राम के पासवर्ड को रीसेट कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान ताऊते के बाद अब 5 राज्यों पर एक और तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इस तूफान से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय तटरक्षक बल ने इस खतरे को देखते हुए तटों को खाली कराने जैसे एहतियाती उपाय पहले से ही करने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के 26 मई को यास चक्रवात के ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताने के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने कल भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। आज उत्तरी अंडमान सागर और आसपास की पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से चक्रवाती तूफान यास को लेकर सतर्क रहने के साथ ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं तथा संसाधनों का भंडार रखा जाए, ताकि यास तूफान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। Is very likely to move northwestwards and intensify into a cyclonic storm on 24th May. It would continue to move northwestwards, intensify further, and reach North Bay of Bengal near Odisha West Bengal coast around 26th day May morning. Rainfall, light to moderate rainfall at most places, with heavy falls at isolated places, very likely to commence over the coastal districts of Gangetic West Bengal from 25th May. चक्रवात यास के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में अपने दलों की तैनाती शुरू कर दी है। NDRF के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने बताया कि हसनाबाद, संदेशखली, गोसाबा, काकद्वीप, सागर, दीघा, रामनगर, कोंटाई, डायमंड हार्बर, कोलकाता और हावड़ा में जवानों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में यास तूफान और इसके संभावित प्रभावों के मद्देनजर अन्य दलों को हवाई मार्ग से बुलाने का फैसला किया गया है। इससे पहले केंद्रीय बल ने भीषण चक्रवाती तूफान ताऊते के लिए कुल 101 दलों को तैनात किया है। अरब सागर में आए इस तूफान ने मुख्य रूप से गुजरात के तटीय क्षेत्रों और महाराष्ट्र तथा गोवा जैसे राज्यों को प्रभावित किया था। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बताया है कि देश भर में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता कोविड टीकाकरण अभियान में लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए हर एक जिले के एक केंद्र पर पार्टी के किसान मोर्चा ने हेल्प डेस्क बनाया है। उन्होंने ये भी बताया कि आज देश भर से सरकारी रिकॉर्ड खरीद गेहूं की हो रही है। मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करना हो या DAP पर सब्सिडी बढ़ाना, मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में कदम उठा रही है। किसान के कल्याण के लिए समर्पित देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को 140% का अनुदान दिया और उस रेट का कोई प्रभाव उन्होंने नहीं पड़ने दिया। किसान को राहत दी, बहुत बड़ी राहत दी है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी कीमत पे मिलेगा? निश्चित रूप से जो कीमत बढ़ी है उसको सरकार वहन कर रही है और 1200 रुपये में ही वो बोरी अब मिलेगी। पहले संभावना थी कि वो 2400 रुपये में मिलने की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब 1200 में मिलेगी। ये सब प्रधानमंत्री जी ने किसान के कल्याण के लिए किया है, उनके हित के लिए किया है। किसान की उनको चिंता है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरियाणा में कह रहे हैं कि MSP से ऊपर सरसों की खरीद निजी व्यापारियों ने की है और गेहूं की जो सरकारी खरीद चल रही है उसका आंकड़ा भी नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। देखिए, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ये 3 कृषि विधेयक जो लाए गए हैं ये किसान के हित के लिए है, किसान के कल्याण के लिए है, किसान की आय को बढ़ाने वाले हैं। MSP रहेगी, MSP थी और आगे भी रहेगी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा। देश के किसानों को विश्वास भी पूरा है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल
जिनकी राजनीतिक जमीन चली गई है, वो अपनी जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, झूठ और फरेब की राजनीति करके। तो माननीय मोदी जी तो किसान के हित के लिए पहले से समर्पित हैं। किसान सम्मान निधि 2000 रुपये एक बार खाते में जाती है, करोड़ों किसानों के खाते में जाती है। 8वीं किस्त गई है। पूरे देश का किसान इससे खुश है और जानता है कि मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं। बंगाल के मेरे किसान साथियों को पहली बार किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। किस तरह से अब जो राष्ट्रीय अभियान टीकाकरण का चल रहा है उसमें मदद करें? किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि एक जिले में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर हम एक हेल्प डेस्क लगाएंगे। डेस्क पे बैठकर टेम्परेचर नापने का काम है, किसी को मास्क देने का काम है, सैनिटाइज करने का काम है, किसी को किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, ऑक्सीजन से लेके किसी को उसका सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर वहाँ पे सेंटर पे, चाहे वो कोविड सेंटर है चाहे वैक्सीनेशन सेंटर है, अगर वहाँ लोगों को बैठने की मान लीजिए इंतजाम नहीं है, वो खड़े हैं, बड़ी भीड़ है, तो उनको छायादार जगह में बिठाना, आवश्यकता पड़ने पर टेंट भी अगर लगाना पड़ेगा हमें तो वो भी लगाना, और वहाँ पे कुर्सियाँ आदि डाल के, ब्रेंच आदि डाल के उनको बिठाना, आवश्यकता पड़ने पर राशन की किटें देना, दवाई की किटें उनको देना, हर प्रकार का जो भी संभव सहयोग होगा वो किसान मोर्चे का कार्यकर्ता करने के लिए तत्पर है। और सेवाई संगठन के माध्यम से जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे अपेक्षा की है, नड्डा जी ने, उसको गति देने का काम और उसको प्रभावी रूप से करने का काम, मानव सेवा करने का काम, जन सेवा करने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने लिया है। केरल में पारावूर से चुने गए कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन विधानसभा में विपक्ष के नए नेता होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दायर रिपोर्ट की जांच के बाद आलाकमान ने सतीशन को विपक्षी नेता के रूप में चुनने का फैसला किया है। युवा विधायकों ने विपक्ष के नेता के रूप में सतीशन के नाम का पुरजोर समर्थन किया। इसे देखते हुए हाईकमान ने विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला को सतीशन से बदलने का फैसला किया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया है। मध्यावधि चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। शुक्रवार को नई सरकार बनाने की समय सीमा खत्म होने से पहले नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन के सत्ताधारी पीएम केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। देउबा ने 149 और ओली ने 153 सदस्यों का समर्थन होने का दावा किया था। नेपाली संसद में मौजूदा सदस्यों की संख्या 271 है। नेपाली संविधान के अनुसार बहुमत वाली पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करती है। बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति गठबंधन सरकार बनाने की अपील करते हैं। आखिरी रास्ता है कोई सांसद बहुमत हासिल करे। यदि ऐसे भी सरकार नहीं बनती है तो संसद भंग हो जाती है। तब 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इजराइल हमास के बीच 11 दिन तक चले संघर्ष के बाद हुए युद्ध विराम का पूरी दुनिया ने स्वागत किया है। इजराइल कैबिनेट द्वारा बिना शर्त युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दोनों पक्षों के नागरिकों को समान रूप से जीने और आज़ादी व समृद्धि का हक है। जो बाइडेन ने कहा कि 2 राष्ट्र सिद्धांत दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को रोकने का एकमात्र उपाय था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर गाजा के लोगों को त्वरित मानवीय मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता जताई। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल का समर्थन जारी रखेगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन कोविड महामारी के बीच अमेरिका की यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उत्तर कोरिया समेत जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा हुई। बाइडेन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मून जे इन अपने देश में महामारी की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों की वजह से कई बार आलोचना के शिकार हुए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद कोरोना वैक्सीन की सप्लाई भी है। कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाकात की और वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समारोह में भाग लिया, जिसे मौजूदा कोरियाई युद्ध वेटरन्स मेमोरियल में जोड़ा जाएगा। मून ने समारोह से पहले वहां मौजूद गणमान्य लोगों को संबोधित किया, जिसमें कोरियाई युद्ध के कई दिग्गज भी शामिल थे। यूएस नेशनल पार्क सर्विस के अनुसार कोरिया युद्ध में मारे गए 36,574 अमेरिकी सैनिक और उनके साथ सेवा करने वाले 7,200 कोरियाई लोगों के नाम भी इस दीवार में शामिल किए जाएंगे। इस दीवार का निर्माण 2022 में पूरा होगा। चीन में यूनान प्रांत में एक के बाद एक आए भूकंप में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। दालीबाई स्वायत्त प्रांत के सभी 12 काउंटी और शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन यांगबी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यांगबी काउंटी में 2 लोगों की और
योंगपिंग काउंटी में एक व्यक्ति की मौत हुई। बचाव दलों को भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है और बचाव अभियान चल रहा है। भूकंप प्रभावित इलाकों में राजमार्ग के कुछ हिस्से और पुल ढह गए हैं, लेकिन बिजली, संचार और इंटरनेट की सुविधाएं सामान्य हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम चीन के किंगघई प्रांत में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में जंगलों में लगी आग के भीषण रूप ले लिया है। दमकल कर्मी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। आग ने अब तक जंगल के नजदीक बने घरों को चपेट में लेकर राख कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि हवा की गति थोड़ी कम हो जाए तो आग पर जल्द काबू पाया जा सकता है। हवा तेज होने की वजह से आग भी तेजी से फैलती जा रही है। कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर दुनिया भर में किए जा रहे प्रयासों पर डालते हैं एक नजर। कोरोना टीकाकरण को लेकर अमीर राष्ट्रों और बड़ी दवा कंपनियों ने गरीब राष्ट्रों को टीका मुहैया कराने का वादा किया है। रोम में हुए G20 वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की राष्ट्रपति उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोप साल के अंत तक गरीब देशों को 10 करोड़ टीके देगा। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कोवाक्स वैश्विक टीका पहल के लिए और 10 करोड़ यूरो देने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही 3 करोड़ कोरोना टीकों की अतिरिक्त खुराकों को देने की बात कही। मर्केल ने यूरोपीय संघ के अन्य देशों से अतिरिक्त खुराक गरीब देशों को देने को कहा। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कोविड टीकों पर पेटेंट पर छूट के प्रस्ताव का स्वागत किया। साथ ही ओब्रेडोर ने कोवाक्स पहल को मजबूत बनाने को कहा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए 31 मई तक कठोर कदम उठाए हैं। इसके तहत स्कूल, गैर जरूरी दुकानें, सामाजिक, धार्मिक व खेल के आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। जर्मनी ने उन लोगों के लिए कोरोना पाबंदियों में ढील दी है जो कि कोरोना टीकों की दोनों खुराकें ले चुके हैं या जो 9 मई से पहले उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही सैलून, चिड़ियाघर या खरीदारी के लिए जाने के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ले जाने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेल की खबरों में पलक कोहली और पारुल परमार की महिला युगल जोड़ी शुक्रवार को टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर इन खेलों में जगह बनाने वाली भारत की पहली पैरा बैडमिंटन जोड़ी बन गई है। कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा पर लगे प्रतिबंध के कारण 18 वर्षीय पलक और अनुभवी पारुल स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकी थी, लेकिन उनकी रैंकिंग के चलते बैडमिंटन की वैश्विक संचालन संस्था BWF ने इन खिलाड़ियों के भारतीय बैडमिंटन संघ को ओलंपिक में क्वालिफाई करने की सूचना दी। पलक और पारुल की जोड़ी ने महिला युगल के पैरा बैडमिंटन के SL3 SU5 वर्ग में क्वालिफिकेशन हासिल किया। इस वर्ग को पहली बार पैरालंपिक में शामिल किया गया है। टोक्यो 2020 के आयोजकों के साथ 3 दिन की समन्वय बैठक के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष जॉन कोट्स ने कहा कि टोक्यो और जापान के अन्य क्षेत्रों में कोविड-19 मामलों के कारण आपातकाल लागू होने के बाद भी टोक्यो खेलों का आयोजन लगभग 2 महीने के बाद अपने तय समय पर होगा। आयोजकों की 3 दिनों तक बैठक के खत्म होने के बाद कोट्स ने ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञों ने ओलंपिक के आयोजन के खिलाफ सलाह दी तब भी इन खेलों का आयोजन होगा। जापान में 60 से 80% जनता 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों को शुरू करने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका की कोको गॉफ ने चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनिकोव को 7-6, 1-6, 6-2 से हराकर पारमा चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये पहली बार है जब कोको गॉफ ने किसी क्ले कोर्ट के फाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले उन्हें इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। सिनिकोव के खिलाफ खेले गए इस मैच में पहला सेट टाई ब्रेकर में समाप्त हुआ, जबकि दूसरे सेट में कोको गॉफ केवल एक बार ही अपनी सर्विस बचाने में कामयाब हो पाई। तीसरे और अंतिम सेट में कोको गॉफ के पावरफुल फॉरहैंड के सामने सिनिकोवा टिक नहीं पाई और सेट हारने के साथ ही मुकाबला भी गंवा बैठी। अब आज होने वाले खिताबी मुकाबले में कोको गॉफ का सामना चीन की वांग क्यूयांग से होगा, जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल में स्लोने स्टीफेंस को 6-2, 7-5 से हराने में सफलता पाई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। रविवार को हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे कोविड-19 के प्रभाव और उससे संबंधित जटिलताओं के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो देखिए रविवार 23 मई सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर।